हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं टैक्सिको। आज हम देखेंगे कि डेप्रिशिएबल एसेट्स और उसके रेट्स क्या-क्या होते हैं इनकम टैक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेप्रिशिएबल एसेट्स दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। आइए देखते हैं कैसे-कैसे। एक होता है डेप्रिशिएबल एसेट, टेंजिबल एसेट, और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स में हमारे तीन एसेट्स आते हैं। एक है बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी। मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट्स माने जाते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में हमारा आता है नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो टेंजिबल एसेट है उसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। लेकिन इनटेंजिबल एसेट को हम टच नहीं कर सकते, जैसे नो हाउ हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया। मतलब ये इनटेंजिबल नेचर के होते हैं। इसको टच करना, फिजिकल प्रेजेंस इनकी अवेलेबल नहीं होती, मतलब इसको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते। तो इसलिए नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये आपके इनटेंजिबल एसेट माने जाते हैं। जैसे इसमें लाइसेंस भी आ गया, फ्रेंचाइजी भी आ गई। मतलब ये एसेट तो हैं लेकिन इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो इसलिए ये इनटेंजिबल माने जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके रेट्स क्या क्या होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। बिल्डिंग का तीन तरीके के रेट होते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, एक कमर्शियल बिल्डिंग होती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो रेजिडेंस के लिए यूज होती है, कमर्शियल बिल्डिंग जो ऑफिसेस या बिजनेस के लिए यूज होती है, और एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे वुडन स्ट्रक्चर होता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जिसको डिमोलिश किया जा सकता है, तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, वो भी बिल्डिंग के ही ब्रैकेट में आता है। तो रेजिडेंशियल स्टेट बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन है, कमर्शियल बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे 40% का डेप्रिसिएशन का रेट है। मतलब जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो 5% के टैक्स ब्रैकेट में आएगी, जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो 10% के डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में आएगी, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर 40% के ब्रैकेट में आएगा। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया बिल्डिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन जो रेट है वो 10% का होता है। तो किसी भी टाइप का फर्नीचर हो वो 10% के ब्रैकेट में आता है डेप्रिसिएशन रेट के। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी, अब यहाँ पे अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे एरोप्लेन पे 40% का डेप्रिसिएशन रेट है। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मतलब जो इक्विपमेंट पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज होते हैं उसके ऊपर भी 40% का डेप्रिसिएशन का रेट है। मेडिकल इक्विपमेंट, जो भी हमारी मेडिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन रेट है। विंड मिल, इसके ऊपर भी 40% का डेप्रिसिएशन रेट है। मतलब 40% डेप्रिसिएशन देने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं जो उसे यूज़ कर रहा है। अगर 40% डेप्रिसिएशन देंगे तो वो 2.5 साल में ही आपका यूज़ हो जाएगा। 40% के हिसाब से 2 साल में 80% और नेक्स्ट ईयर में वो 20% पूरा कंज्यूम हो जाएगा। मतलब 3 साल में ही उसको एसेट का बेनिफिट मिल जाएगा पूरा। और अगर यहाँ पे देखी जाए बिल्डिंग में, वो सिर्फ 5% का डेप्रिसिएशन रेट है। मतलब इसका लाइफ 20 साल हो गई, 20 ईयर्स। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो 5 साल के परसेंटेज के हिसाब से 20 साल के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा, जबकि यहाँ पे 40% का रेट है
तो इसको 3 साल में ही इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में विंड मिल में आपका आ जाता है एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट भी आ जाएंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर भी इसी में ही आता है। कंप्यूटर पे 40% कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं एंड एसेसरीज, ये भी 40% के टैक्स ब्रैकेट में ही आता है डेप्रिसिएशन रेट के। तो ये सारे 40% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। उसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी में ही एक आता है शिप्स, मतलब जो पानी के जहाज़ होते हैं उसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन रेट है। मतलब पानी के जहाज़ों पे 20% का डेप्रिसिएशन रेट लगता है। अब प्लांट एंड मशीनरी में ही हमारी थर्ड कैटेगरी आ जाती है मोटर कार की। अगर मोटर कार की बात की जाए, जैसे टैक्सीज और बसेस हो गई जो बिजनेस के लिए यूज़ होती हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगता है 30%। मतलब जो मोटर कार, टैक्सी या बसेस बिजनेस के लिए यूज़ होती हैं उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट डेप्रिसिएशन रेट लगता है प्लांट एंड मशीनरी में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी का ही अदर। मोटर कार मतलब बिजनेस के अलावा जो यूज़ नहीं हो रही अदर है वो यहाँ पे आ जाएंगी। ऑयल वेल्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, हमारे अप्लायंसेस हो गए, EPABX हो गया, मतलब जो इंटरकॉम हम यूज़ करते हैं EPBX हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए। ये सारे 15% के डेप्रिसिएशन रेट में आते हैं। मतलब प्लांट एंड मशीनरी में 4 कैटेगरी हो गई। एक तो हो गया 40% वाली, एक 20% वाली शिप्स की, एक हो गया 30% वाली मोटर कार की, और एक फोर्थ हो गया 15% वाली जो अदर कैटेगरी आ गई। तो प्लांट एंड मशीनरी की हमारी 4 कैटेगरी हो गई, बिल्डिंग की हमारी 3 कैटेगरी हो गई और फर्नीचर की हमारी 1 कैटेगरी हो गई। उसके बाद हमारा इंटेंजिबल एसेट आता है। इंटेंजिबल एसेट इसकी सिर्फ एक ही कैटेगरी है 25%। मतलब इंटेंजिबल एसेट पे हमें 25% की डेप्रिसिएशन मिलती है, चाहे वो नो हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी हो, उसके ऊपर हमें 25% की डेप्रिसिएशन मिलती है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि डेप्रिशिएबल एसेट कौन कौन से होते हैं और उसका रेट क्या होता है इनकम टैक्स में। डेप्रिशिएबल एसेट 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद टेंजिबल एसेट में हमारी कैटेगरी आती है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स में आता है नो हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एंड एनी अदर इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद बिल्डिंग में हमने 3 कैटेगरी देखी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और टेम्परेरी स्ट्रक्चर। फर्नीचर की एक ही कैटेगरी है। प्लांट एंड मशीनरी की हमने 4 कैटेगरी देखी, जिसमें हमारा एरोप्लेन आ गया, एरोप्लेन के बाद शिप्स आ गए 20% वाली, मोटर कार आ गई 30% वाली बिजनेस यूज़ के लिए, और फोर्थ आ गया अदर कैटेगरी, अदर देन बिजनेस जो यूज़ होती है मोटर कार, ऑयल वेल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, EPBX, मोबाइल फ़ोन, ये सारी हमारी 15% की कैटेगरी में आ गई। उसके बाद हमारा इंटेंजिबल एसेट जो आते हैं, इंटेंजिबल एसेट पे 25% की डेप्रिसिएशन लगती है। तो देखा फ्रेंड्स, हमने कितनी आसानी तरीके से डेप्रिशिएबल एसेट्स और उसके रेट को एनालाइज किया। ऐसी ही और टैक्स और GST से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।